हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया और अवस्थाओं के बारे में। इससे पहले हमने समाजीकरण का अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। तो समाजीकरण बचपन में बच्चे का जो समाजीकरण के द्वारा उसका संवेगात्मक विकास होता है, वो उसके बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक को प्रभावित करता है। तो इसलिए बचपन में उसे एक सभी तरह के उसके समाजीकरण की सही तरीके से ज़रूरत होती है। तो इसलिए बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया में बच्चे का समाजीकरण किस अवस्था में कैसे होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या उसकी अवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आती है मौखिक अवस्था। ये जो अवस्था होती है समाजीकरण की, सबसे पहली अवस्था है, जो कि 1.5-2 वर्ष तक की आयु, जन्म से 1.5-2 वर्ष की आयु तक चलती है। इस स्तर में बच्चे को ये नहीं पता होता कि उसे वो सिर्फ अपने इस स्तर में बच्चा अपने परिवार और दूसरे के व्यक्ति जो हैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। वो सिर्फ अपने माँ को जानता है, और उसे जब भूख लगती है तो वो रोता चिल्लाता है, और इस तरीके से वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये समाजीकरण की सबसे पहली अवस्था है, जिसमें बच्चा सिर्फ अपनी माँ को जानता है। दूसरे नंबर पे आती है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था जो होती है वो 1.5-2 वर्ष की आयु से शुरू होकर 3-4 वर्ष की अवस्था तक चलती है। इस अवस्था में बच्चे को सामान्य क्रियाओं का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया जाता है। ये प्रशिक्षण केवल परिवार के सदस्यों और विशेषकर माँ द्वारा ही दिया जाता है। इस समय बच्चे से जो उसकी ज़रूरी जो प्रक्रिया हैं, जैसे कि सोच संबंधी प्रक्रिया, स्वयं पूरा करने, कपड़े गंदे ना करने और स्वयं को साफ रखने की आशा की जाने लगती है। वह सदस्यों द्वारा दिए जाने वाले डांट और प्यार को भी समझने लगता है। तो धीरे धीरे उसमें क्या है, एक तरह के जो फीलिंग्स होती हैं वो डेवलप होने लगती हैं। तीसरे नंबर पे आती है तादात्म्यकरण की अवस्था, यानी कि ये जो अवस्था है ये 3-4 वर्ष की आयु से शुरू होकर 12-13 वर्ष की आयु तक चलती है। और जो जॉनसन थे उन्होंने इसे तादात्म्यकरण की अवस्था इसलिए कहा है क्योंकि इस अवस्था में बच्चे से ये आशा की जाने लगती है कि वो अपने लिंग के अनुसार और अपने परिवार जो उसके परिवार ने उसे प्रशिक्षण दिया है उसके अनुरूप व्यवहार करे। इसी अवस्था में बच्चा जो है अपने परिवार से अलग अपने स्कूल, पड़ोस के साथियों के संपर्क में आता है और उनके साथ जो है एक तादात्म्य स्थापित करता है, यानी अनुकूलन करता है उनके साथ। और वो जो है विभिन्न तरह के जो उसके व्यवहार करना सीखता है, जैसे कि अनुशासन कैसे रखना, ये सब चीज़ें जो है वो बाहर की दुनिया में ही सीखता है। तो जैसे जिस तरह का उसका व्यवहार होता है वैसे ही उसे पुरस्कार, दंड जो है उसे मिलता है, जो कि उसे खुद के प्रति जागरूक रहना सिखाता है, क्योंकि उसे किस तरह के व्यवहार अपनी ज़िंदगी में करने हैं। चौथे नंबर पे आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होती है वो 12-13 वर्ष की आयु से शुरू होकर 18 वर्ष की आयु तक चलती है। जो मनोवैज्ञानिकों ने जो है इसे मनोवैज्ञानिकों ने जीवन का ऐसा काल कहा है जिसमें जो है बच्चे को एक अलग तरह के व्यवहार की ज़रूरत होती है, अलग तरह के अनुशासन की ज़रूरत होती है, जिसमें वो जहाँ एक तरफ अपने ही व्यवहार से बहुत जल्दी उदास हो जाता है और एकदम से ही वो प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि इसमें बच्चे के अंदर जो है बहुत तरह के इमोशंस जो हैं डेवलप हो रहे होते हैं, तो इसकी वजह से बच्चा अपने आप में जो है परेशान सा रहता है। तो इस अवस्था में जो है बच्चे को अपनी मर्यादाओं में रहना सिखाया जाता है, नियमों के अनुसार व्यवहार करना सिखाया जाता है। चूँकि इस अवस्था में उसके शारीरिक विकास हो रहा होता है, उसमें यौन संबंधी भावनाएं भी विकसित होने लगती है। तो इस अवस्था में बच्चे को एक स्पेशल तरीके से एक प्यार के साथ व्यवहार करने की ज़रूरत होती है। 5वें नंबर पे आते हैं वयस्क अवस्था। वयस्क अवस्था जो होती है, एक बच्चा जब वयस्क हो जाता है तो उसका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पर्यावरण जो है तेज़ी से बदलने लगता है। उसका जो संपर्क का क्षेत्र होता है, मतलब लोगों से मिलने का क्षेत्र, वो भी बढ़ जाता है और वो विभिन्न तरह की परिस्थिति और भूमिकाओं में विभिन्न तरह की जो संस्थाएं होती हैं उनके संपर्क में आता है। दूसरी तरफ उसका विवाह हो जाता है और वो एक तरह से अपने कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा होता है। तो ये सब चीज़ें मिलकर उसके व्यक्तित्व का विकास कर रही होती हैं। 5वें नंबर पे आता है
छठे नंबर पे आता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था जो है ये समाजीकरण की अंतिम अवस्था है। इसे समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने समाजीकरण का सबसे निष्क्रिय स्तर कहा है, क्योंकि इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है उसके सामाजिक सीख अनुकरण से वो बहुत कम प्रभावित होता है। उनके विचार और व्यवहारों में भी बहुत कम लोच रह जाता है, जिसके कारण वह अपनी आदतों में कोई परिवर्तन भी नहीं कर पाता। चूँकि उस अवस्था में व्यक्ति पूरी तरीके से अपने अंदर एक कम ऊर्जा फील करता है, इसलिए वो उसमें उस अवस्था में कुछ ज़्यादा सीखना भी नहीं चाहता। अब आते हैं सामाजिकरण के अभिकरण तथा साधन, यानी वो साधन जो कि किसी बच्चे का सामाजिकरण करते हैं। उसमें प्राथमिक अभिकरणों में आता है सबसे पहले नंबर परिवार, क्योंकि परिवार ही व्यक्ति का सबसे पहला सामाजिकरण का केंद्र है। बच्चा परिवार में पैदा होता है, अपने माता पिता से वह जिस तरह के व्यवहार और अनुशासन को सीखता है वो उसकी पूरी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं क्रीड़ा समूह। परिवार से निकलकर बच्चा अपने खेल के साथियों के संपर्क में आता है। खेल में रहते हुए उसे हार जीत और प्रशंसा सभी कुछ मिलता है, दंड, जिसमें वह ये सीखता है कि हार के समय उसे अपने ऊपर किस तरह अपने ऊपर धैर्य बनाए रखना है। ये सब चीज़ें वो खेल के साथियों से सीखता है। तीसरे नंबर पे आती है पड़ोस भी उसका अपने परिवार की तरह ही उसे नई नई चीज़ों को सिखाता है, जिसके ज़रिए वह बाहरी लोगों के साथ एक तालमेल बैठाना सीखता है। चौथे नंबर पे आता है विद्यालय जो होता है वो परिवार से निकलकर एक अलग तरह की संस्था है, जो कि बच्चे को शिक्षा के साथ साथ अनुशासन और सभी व्यवहार विचार वाले बच्चों के साथ अनुकूलन करना सिखाता है। जहाँ रहते हुए एक बच्चा अनुशासन में रहने के साथ साथ अपने आप को अपनी जो जैविक जो उसकी विचारधारा है उन पर जैविक जो उसके जो जन्म के साथ जो उसके गुण आए उन्हें सही रूप में उन्हें ढालने की कोशिश करता है। पाँचवें नंबर पे आते हैं नातेदारी समूह यानी जो रिश्तेदार होते हैं उनके जरिए भी बच्चे का समाजीकरण होता है। छठे नंबर पे आते हैं धार्मिक समूह। अनेक धार्मिक बच्चा जिस धर्म से संबंधित है वो भी उसके व्यक्तित्व के विकास में जो यह अनेक प्रथाएं परंपराएं जो मूल्य होते हैं वो भी एक बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करती है। सामाजिकरण के द्वितीयक अभिकरणों में जो आते हैं, जो कि एक जो प्राथमिक अभिकरणों से अलग है, यानी परिवार से निकलकर जब बच्चा इन समूहों के संपर्क में आता है तो ये भी एक समाजीकरण का साधन है। पहले नंबर पे आता है आर्थिक समूह, यानी जैसे बैंक बने अनेक आर्थिक संस्थाएं जो होती हैं वो भी बच्चे का समाजीकरण करती हैं। इसके संपर्क में आने पर व्यक्ति को पैसों के लेन देन से लेकर बिजनेस किस तरह करना है और किस तरीके से किस चीज़ में तालमेल बैठाना है, ये सब आर्थिक समूह के द्वारा ही बच्चा सीखता है। दूसरे नंबर पर आता है राजनीतिक समूह भी एक व्यक्ति का राजनीतिकरण करता है। राजनीतिक समूह भी एक बच्चे का समाजीकरण करता है, जिसके जरिए वो राजनीतिक जो प्रशासनिक कानून नियम है उनके बारे में सीखता है कि समाज में किस तरीके से उसे व्यवहार करना है और नियमों का पालन कैसे करना है। तीसरे नंबर पर आते हैं सामाजिक समूह, यानी समाज के कुछ नियम प्रथाएं परंपराएं होती हैं। ये जो सामाजिक समूह है बच्चे को बताते हैं कि अपने सामाजिक नियमों का कैसे पालन करना है। चौथे नंबर पे आते हैं सांस्कृतिक समूह। सांस्कृतिक जो समूह होते हैं वो संस्कृति के बारे में किसी बच्चे को संस्कृति से रूबरू कराते हैं, जिससे कि वो अपने सांस्कृतिक चीज़ों को सही से एक्सेप्ट कर सके। तो इसके बाद आता है कि सकारात्मक जो समाजीकरण होता है वो होता है कि अगर कोई व्यक्ति यदि एक व्यक्ति अपने समूह के नियमों और मूल्यों में बिना कोई परिवर्तन के उन्हें उसी रूप में स्वीकार करता है तो इसे सकारात्मक समाजीकरण। जब हम किसी जो अपने नियम मूल्य हैं उनमें किसी भी तरह का हम कोई विरोध नहीं करते, हम उसे जो का तो एक्सेप्ट करते हैं, उसे सकारात्मक समाजीकरण कहते हैं। नकारात्मक समाजीकरण होता है कि जब कोई व्यक्ति जो है समाज द्वारा जो अस्वीकृत व्यवहार हैं उनको सीखने लगता है, तब ये नकारात्मक समाजीकरण। और विसमाजीकरण वो होता है कि जब कोई व्यक्ति आरंभिक जीवन में जिन नियमों और मूल्यों को सीख दी गई उन्हें अपने अनुभव के आधार पर जब उन्हें वो हानिकारक समझता है और नए व्यवहारों को सीखने लगता है, उन्हें पुराने को छोड़कर, तो ये विसमाजीकरण है। और पूर्ण समाजीकरण का मतलब होता है जब कोई अनेक देवी देवताओं के विचार को छोड़कर आर्य समाज का सदस्य बनकर अपने विश्वास को नए सिरे से परिवर्तित करे, यानी एक ईश्वर में विश्वास करे।